Hello everyone. I hope I am audible. Let me check. Yeah, it's working. So good evening, good evening, good evening. आज हम लोग फिर से आरसीसी का सेशन जो स्टार्ट किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे. सो आरसीसी में कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग सॉल्व किए थे, बट टुडे वी आर गोइंग फर्दर. आज हम लोग और भी ज्यादा क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे आरसीसी में. सो गेट एग्जामिनेशन के लिए जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस सीरीज में, सो दैट कि पूरा हम लोगों का आरसीसी रिवाइज हो जाए बहुत ही कम टाइम में. तो एग्जाम से पहले भी आप यूट्यूब का ये सेशन देख लीजिएगा फटाफट, 1.5x करके भी देख लीजिएगा, तो भी आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफिकल्टी होता है, ये होता है. तो आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आप इनरोल करते हैं, कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, रेफरल कोड का जरूरत पड़ता है. यू कैन यूज माय रेफरल कोड विवेक गुप्ता 10. नीचे से थोड़ा सा कट गया है, नेक्स्ट टाइम हम पीपीटी बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, बट इस बार कट गया है, सो काम चला लीजिए. विवेक गुप्ता 10, वेरी इजी टू रिमेंबर. नाम विवेक गुप्ता, एंड में 10 लगा दीजिए क्योंकि रेफरल कोड में 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलता है इसलिए. नाउ सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट देयर आर सम अनाउंसमेंट्स. अनाउंसमेंट ये तो आप लोगों का पास हो गया है, 28 नवंबर का ऑलरेडी पास हो गया है. नाउ गेट 2023 के प्रिपरेशन के लिए इनरोल टू अनअकैडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें अपीयर होइए. इसमें रेफरल कोड का जरूरत पड़ेगा. यू कैन यूज माय रेफरल कोड. देन रेज अ हैंड, अच्छा फीचर है. यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द फैकल्टी एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी. अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लास में हम लोगों का क्लास अनाउंस होता है जिसमें कि हम लोग डायरेक्टली टॉक करते हैं. आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, जैसे फोन पे बात करते हैं वैसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं. चैंपियंस स्पीक अच्छा चीज है, आप लोग देखिए बहुत सारे जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है. तो उन लोगों के एक्सपीरियंस से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, उन लोगों का एक्सपीरियंस का बेनिफिट लीजिए और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए. देन आस्क अ डाउट ऑन अनअकैडमी, बहुत अच्छा फीचर है ये. बच्चे आराम से फोटोग्राफ क्लिक करके भेजते हैं, उधर से रिप्लाई में आंसर आ जाता है. क्लियर? तो इसको आप लोग यूज कीजिए. लाइव मेंटोरशिप ये केवल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए है, सबके लिए नहीं अवेलेबल है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो लेते हैं वो उन लोगों को लाइव मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म के थ्रू एडुकेटर पर्सनली गाइड करते हैं. नाउ अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो द टोटल कंप्रेसिव फोर्स, मोबाइल हम हाथ में ले लेते हैं आप लोगों का चैट पढ़ने के लिए. यस सिविल अभी हम स्टार्ट ही किए हैं. ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, इजंट इट? इट्स रियली इंटरेस्टिंग. फुल बॉडी लैंग्वेज का हम लोग यूज कर पाते हैं, बॉडी लैंग्वेज के साथ आप लोगों को पढ़ा पाते हैं, अपना सारी चीजों को, सारे एक्सप्रेशन को ट्रांसफर कर पाते हैं. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस बोर्ड. ठीक है. नाउ चलिए, द टोटल कंप्रेसिव फोर्स एट द टाइम ऑफ फेलियर ऑफ ए कॉन्क्रीट बीम सेक्शन ऑफ विड्थ बी विदाउट कंसीडरिंग, देखिए without considering the partial safety factor. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंसीडर नहीं करना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंसीडर नहीं करना है. तो स्ट्रेस ब्लॉक का कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय बी. अब एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना होगा? सो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कुछ ऐसे निकलता है, इजंट इट? दिस इज न्यूट्रल एक्सिस. यहां पर जो स्ट्रेस हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 0.67 एफसी के डिवाइडेड बाय पार्शियल एफओएस, एंड दैट इज 0.45 एफसी के. वो 0.45 एफसी के होता है.
बट यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.45 एफसीके ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर नहीं करना है, तो 0.67 एफसीके, तो ये वैल्यू कितना था, 1.5 था। तो 1.5 से जब इसको डिवाइड करके हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये एरिया आता है आपका 0.36 एफसीके एक्सयू। तो इसी वैल्यू को हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। और अगर ये नहीं समझ में आया तो बेसिक से इसका एरिया पूरा कैलकुलेट कीजिए, सिंपल। या तो आप बेसिक से पूरा एरिया कैलकुलेट कीजिए या थोड़ा दिमाग लगा दीजिए कि यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो ये 0.36 से आ रहा है, और आपको कह रहा है कि ये कंसीडर नहीं करना है, तो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू बी, तो ये हो जाएगा 0.54 एफसीके बी इनटू एक्सयू। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में? क्लियर? इस तरह का चीज गेट प्ले करता है, इसलिए एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का डेरिवेशन एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अगर आप इसको भूल गए तो गया आपका एग्जाम, ठीक है। नाउ the behavior of an over reinforced beam is more ductile than that of under reinforced beam। over reinforced beam ज्यादा डक्टाइल नहीं होता है, वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। डक्टाइल नहीं होता है, ब्रिटल होता है, कम डक्टिलिटी होता है उसका। तो असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। over reinforced beam contains more steel and steel is more ductile than concrete। रीजन सही है कि ज्यादा स्टील होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन में, और स्टील जो है वो ज्यादा डक्टाइल है कंक्रीट से, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? तो ए क्या है, फॉल्स, ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो दैट्स व्हाई डी इज द आंसर। आप लोग भी आंसर कीजिए, आप लोग भी आंसर कीजिए, सारा आंसर हम ही करेंगे क्या, ठीक है। Now, the floor slab of thickness T is casted monolithically transverse to a rectangular continuous beam of span L and width B. If the distance between the two consecutive points of contraflexure is L0, the effective width of compression flange at a continuous support. यही क्वेश्चन में की पॉइंट है, कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट। कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट जहां भी होता है, याद कीजिए, अगर कोई बीम है, अगर कोई बीम है, ये ऐसे ऐसे हॉक करेगा या नहीं सपोर्ट पे, सपोर्ट पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है। अगर सपोर्ट पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है और कोई भी टी बीम है, कोई भी टी बीम है और सपोर्ट पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है, तो टॉप में टेंशन चला जाएगा और बॉटम में कंप्रेशन रहेगा। अगर बॉटम में कंप्रेशन है तो इफेक्टिव विड्थ किसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्रेशन जोन का, तो इफेक्टिव विड्थ क्या हो जाएगा, बी, डायरेक्टली बी हो जाएगा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कह रहा है कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट, कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट पे जनरली कैसा बेंडिंग मोमेंट होता है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट में ऊपर टेंशन आएगा, नीचे कंप्रेशन आएगा, और नीचे कंप्रेशन आएगा तो आपका विड्थ कितना हम लोग कंसीडर करेंगे, बी कंसीडर करेंगे। आया सबको समझ में? गुड। देखिए सब लोग इसका डी 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 कर दिए थे, सब लोग डी डी आंसर दे रहे थे, डी नहीं होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट टी बीम, in a reinforced concrete T-beam in which the flange is in compression, ये लाइन का कुछ मतलब है। देखिए एक टी बीम है, टी बीम है और कह रहा है कि फ्लेंज उसमें कंप्रेशन में है, फ्लेंज इज इन कंप्रेशन। अगर फ्लेंज कंप्रेशन में है तो बताइए इस पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है या हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेंडिंग मोमेंट कौन सा होगा, इसमें सैगिंग होगा या हॉगिंग होगा। सो बेंडिंग मोमेंट कौन सा हो जाएगा, कंप्रेशन है, फ्लेंज इज इन कंप्रेशन, तो कंप्रेशन इट मींस बेंडिंग मोमेंट सैगिंग है। द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी,
तो किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस पर डिपेंड करता है कि फ्लेंज का थिकनेस कितना है टोटल डेप्थ के रेस्पेक्ट में और परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट पे। डेप्थ पतल, ये थिकनेस अगर कम होता है तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ जाता है, ये थिकनेस अगर मोटा होता है तो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला जाता है। क्लियर? तो इसलिए इसके फ्लेंज के थिकनेस पे, परसेंटेज ऑफ स्टील पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। आया समझ में? सबको पता चल रहा है? फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा पूछते रहते हैं सर इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील पहले फेल करता है और कंक्रीट अपने लिमिटिंग स्टेट पे बाद में पहुंचता है, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहले पहुंच जाता है। तो जब अंडर रेनफोर्स्ड होता है तो प्राइमरी फेलियर कौन सा हो गया? टेंशन। पहले क्या फेल हुआ? टेंशन, और बाद में कंप्रेशन में फेल हुआ। तो प्राइमरी फेलियर अंडर रेनफोर्स्ड में टेंशन होता है और सेकेंडरी क्या होता है? कंप्रेशन होता है। लेकिन जब ओवर रेनफोर्स्ड आ जाता है तो प्राइमरी फेलियर कौन सा हो जाएगा? कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन में लिमिट पे पहले पहुंचता है। और सेकेंडरी फेलियर कौन सा होगा? टेंशन। सेकेंडरी उससे पहले ही मेंबर टूट जाता है, पूरी तरह टूट जाता है, इसलिए ओवर रेनफोर्स्ड में सेकेंडरी फेलियर का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसमें प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। सो दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ लोग इसका भी आंसर सी बता रहे थे, प्राइमरी टेंशन फेलियर। नाउ परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। देखिए क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी क्वेश्चन दे दिया तो यूपीएससी ही सब कुछ है। यूपीएससी इज नॉट द सोर्स ऑफ नॉलेज। यूपीएससी का काम है केवल स्टूडेंट्स को फिल्टर करके ऑफिसर बना देना। समझ में आया? स्टूडेंट्स को फिल्टर करके ऑफिसर बना देना, बस यही काम है यूपीएससी का। यूपीएससी इज नॉट द सोर्स ऑफ नॉलेज। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट इसको सोर्स ऑफ नॉलेज समझ लेते हैं कि अगर यूपीएससी में कोई चीज आ गया है तो गलत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, यूपीएससी की चीजें गलत हो सकती है, ठीक है। यूपीएससी की चीजें, और रीजन उसका क्या है ना, क्वेश्चन पेपर का सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए, सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए जो है ना, इतना हिडन करके सब चीज रखा जाता है ना, नहीं तो पेपर लीक हो जाएगा ना। इसी वजह से प्रॉपर चेक वेक नहीं होने के कारण कुछ कुछ कभी कभी एरर रह जाता है, ये रीजन है उसका, ठीक है। क्योंकि सीक्रेट रखना पड़ता है ना, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो फिर क्या फायदा एग्जाम का? आप लोगों को पहले से ही पता रहेगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। अभी यूपी में लीक हो गया ना, देखिए एग्जाम ही रद्द हो गया। क्लियर? सो परसेंटेज ऑफ स्टील, तो देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है? एएसटी लिमिटिंग का वैल्यू होता है 0.414 FCK बाई FY एक्सिल लिमिटिंग इनटू बी, ठीक है। नाउ हम लोगों को परसेंटेज चाहिए, तो हम लोग परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? एएसटी लिमिटिंग डिवाइडेड बाई BD इंटू 100 कर देते हैं, तो ये परसेंटेज हो जाए। इधर भी BD इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे उसी टाइप से, तो ये क्या होगा? 0.414 FCK बाई FY। एक्सियल लिमिटिंग को हम लोग K इंटू D लिख सकते हैं ना, K का वैल्यू 0.53, 0.48, 0.46 जो भी होगा, तो K इंटू D इंटू B, सो डिवाइडेड बाई BD इंटू 100, तो ये BD कैंसल। आया समझ में? क्लियर? अब देखिए, सो ये परसेंटेज ऑफ स्टील है, ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ स्टील है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड कर रहा है, एफसीके पे डिपेंड कर रहा है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता ही नहीं है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जैसा कोई चीज होता है क्या? होता ही नहीं है। तो ये
नहीं होगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। याद कीजिए इस के में जो है ना, इस के में ई इनबिल्ट है, इस के में ई इनबिल्ट है। 0.53 डी जो निकालते हैं तो वो 0.53 का जो कैलकुलेशन आता है ना, उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डालते हैं तभी वो वैल्यू निकल के आता है। तो अगर वहां ई का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा ना के का वैल्यू। तो इस के में ई है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन, ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन पे अब डिपेंड नहीं कर रहा है, ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? देखिए बी और डी दोनों इधर चला आया ना, ठीक है, बी और डी क्या था, दोनों इधर आ गया, तो ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन पे अब डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आ गया समझ में? सो ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका आइडियली होना चाहिए 1 एंड 3 ओनली। सो 1 एंड 3 होना चाहिए, ठीक है, बट सब लोग इसको एक्सेप्ट किए हुए हैं आंसर। अदरवाइज आंसर क्या होगा, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3, फोर्थ लोग इसलिए सही बोल देता है कि चलो अगर ये रेक्टेंगुलर नहीं यहां क्वेश्चन में दिया हुआ होता, क्वेश्चन में अगर रेक्टेंगुलर नहीं रहता तो चलो सर्कुलर का, सर्कुलर या ट्रेपेजॉइडल सेक्शन सब रहता है ना, तो उसमें ज्योमेट्री पे डिपेंड करने लगता है। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, आया समझ में सबको? आया समझ में? ठीक है, गुड 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 गुड। चलते हैं आगे। सो हम केवल आपको आंसर नहीं बता रहे, क्वेश्चन के पीछे का कहानी भी बता रहे। यही सब तो आपको नहीं पता चलता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक से बनाते थे, तो बुक वगैरह में कोई लिखता ही नहीं है, ठीक है। देखिए when you are talking about technicality, ठीक है, when you are talking about technicality then you should talk about only technicality। आपको ये नहीं सोचना चाहिए उस समय कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है कि जेई में आया है। गलत है तो गलत है, अगर चीजें टेक्निकली गलत हैं तो गलत है, बात खत्म हो गई, ठीक है। डजंट मैटर कि वो किस बुक में लिखा हुआ है, कौन यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि कौन क्वेश्चन पूछा है, दैट डजंट मैटर। चीजें अगर नहीं अप्रोप्रिएट है तो नहीं अप्रोप्रिएट है, गलती किसी से भी हो सकता है, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकता है। और देखिए जो लोग नॉलेजेबल होते हैं ना वो लोग गलती एक्सेप्ट करते हैं। गेट, गेट का एग्जाम आईआईटी के फैकल्टी लेते हैं, आईआईटी के फैकल्टी लोग को बहुत नॉलेज होता है, बहुत नॉलेज, आप जितना सोच सकते हैं ना उससे भी ज्यादा उन लोग को नॉलेज होता है, बहुत नॉलेज होता है उन लोग को, ठीक है। उन लोग को पता है कि हम गलत नहीं बोलते हैं, हमसे गलती हो जाती है क्वेश्चन बनाने में। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन कोई प्रोफेसर गलत बनाया है आईआईटी के, ठीक है, तो उनको नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज है, बनाते टाइम दिमाग से स्लिप कर गया, हो गया, गलती हो गया। तो गेट क्लियर किया या नहीं कि आप क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए, ठीक है, अगर गलती होगा हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द वे नॉलेजेबल लोग ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। जो ज्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं वो लोग गलती एक्सेप्ट करने में सोचते नहीं है, हाँ ठीक है गलती हो गया, हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे गलती। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, सो इस बात को समझिए। इसीलिए गेट जो है इजीली एक्सेप्ट करता है, क्वेश्चन पेपर लेता है एग्जाम, गलती होता है, बच्चे क्लेम करते हैं, वो क्वेश्चन को वापस ले लेता है या क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो भी डिसीजन लेना होता है लेता है। क्लियर? दिस इज द वे, ठीक है। नाउ अ डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम, इसमें आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। इस क्वेश्चन में पढ़ के देखिए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डबली रेनफोर्स सेक्शन का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ट्रायल एंड एरर से निकलता है, निकलता है ना ट्रायल एंड एरर से। अगर ट्रायल एंड एरर एग्जाम में करने लगेगा बहुत मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत। तो इतना कन्वेंशन टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे दे दिया? इस क्वेश्चन में कोई एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जिससे ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। जरा हमको बताइएगा कि कौन सा वर्ड ऐसा लिखा हुआ होता है जिससे कि ये सिंपल हो गया। बताइए बताइए, आई एम वेटिंग।
आकाश ने बोला बैलेंस सेक्शन, नो 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 नो। बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन स्टील यील्ड, ठीक है, बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन स्टील यील्ड, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों स्टील यील्ड कर गया है तो एफएससी का वैल्यू कितना होगा, कंप्रेशन स्टील का वैल्यू आप 0.87 FY ले सकते हैं। तो डायरेक्टली C इक्वल टू टी कीजिए और पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लीजिए। सो ये जो कन्वेंशन का क्वेश्चन था, बस ये एक लाइन के कारण ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बस एक लाइन के कारण ये कन्वेंशन से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में? The following two statements are with reference to a simply supported under reinforced beam. Under reinforced beam से related है, ठीक है, under reinforced beam से related है। Failure takes place by crushing of concrete before the steel has yielded. Under reinforced है तो हमेशा कौन सा पहले फेल होगा, स्टील पहले यील्ड करता है, बाद में कंक्रीट फेल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। The neutral axis moves up as the load is increased. लोड जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं, दो बार न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है, दो बार न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट होता है। कब कब शिफ्ट होता है वो हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट टाइम न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है, फर्स्ट टाइम न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है जब अनक्रैक्ड से कंक्रीट अचानक से क्रैक करता है, ठीक है। जैसे आरसीसी का बीम है, बेंड आप उसको करना शुरू किया तो शुरू में कंक्रीट अनक्रैक्ड होता है, एक लेवल तक मोमेंट अप्लाई करते हैं तो अनक्रैक्ड रहता है, उसके बाद अचानक से कंक्रीट क्रैक करता है। तो जैसे ही कंक्रीट क्रैक करता है ना, न्यूट्रल एक्सिस झटके से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी बार शिफ्ट कब होता है, जब पूरा बेंड करते करते नीचे का स्टील को यील्ड करा देते हैं, यील्ड करा देते हैं, उस समय फिर से न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है। आया समझ में? तो दो बार न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है, एक बार अनक्रैक्ड से क्रैक्ड के समय और दूसरी बार स्टील जब यील्ड करता है तब न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है। तो लोड जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं ना, तो वही कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस कॉन्टिन्यूअसली न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट नहीं करता है, दो स्टेज पे बस शिफ्ट करता है, ठीक है। नाउ तो हम अपने आरसीसी के लेक्चर में हम ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उतना यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आरसीसी के लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट करता है। क्लियर? तो आप लोग इतना जानिए, जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं वो लोग नोट्स में रिवाइज कर लीजिएगा कि न्यूट्रल एक्सिस क्यों शिफ्ट करता है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग माइंड में रखिएगा कि बीम को बेंड करते हैं करते हैं करते हैं करते करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है। इज इट क्लियर? सो वन इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। A singly reinforced rectangular concrete beam of width 300 mm and effective depth इतना has to be designed using, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के तो हम फैन हैं, ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन। बच्चों का क्या आदत है, बच्चों को कुछ भी स्टेटमेंट दो तो बच्चे रट जाते हैं कि सर ने ऐसा बोला था, सर ने ऐसा बोला था। समझना है नहीं, बस सर ने ऐसा बोला था, सर ने ऐसा बोला था तो हम तो ऐसा ही करेंगे। हम लोग एक बोलते हैं स्टील जितना आता है उससे बढ़ा के देते हैं तो स्ट्रक्चर सेफ होता है। बच्चों का आदत है जितना स्टील आया उससे ज्यादा वाला आंसर कर देते हैं, जितना स्टील आया उससे ज्यादा आंसर कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गेट, ऐसा क्वेश्चन गेट फ्रेम किया कि जितना स्टील आया उससे ज्यादा वाला आंसर करने पे यहां गलत हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ बार दें कि सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड रहे। तो देखिए, सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड होता है, उसके बाद बैलेंस्ड होता है और उसके बाद ओवर रेनफोर्स्ड होता है। तो अगर बैलेंस सेक्शन का स्टील हम लोग निकाल लिए हैं तो उससे कम देंगे तभी तो सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड रहेगा, उससे ज्यादा देंगे तो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा ना। तो हम लोग बैलेंस सेक्शन का स्टील निकालते हैं। सो बैलेंस सेक्शन का स्टील क्या होगा, कलर चेंज कर देते हैं, डार्क। सो AST क्या होगा, 0.414 FCK by FY एक्सियल लिमिटिंग इनटू B। क्लियर? इसमें सारा वैल्यू पुट कीजिए। एक्सियल लिमिटिंग का वैल्यू कितना रखेंगे, 0.46 D रखेंगे। क्लियर? और इससे स्टील का वैल्यू आएगा। स्टील का कोई वैल्यू बता सकते हैं?
मेरे पास हम कैलकुलेशन करके नहीं लाए हैं, कोई बताइए ना स्टील का एरिया कितना आया। ठीक है, ये मान लीजिए, चलिए इतना क्या करना, मान लीजिए यहां पे कुछ स्टील का एरिया आया। ठीक है ना, जो भी स्टील का एरिया आया तो नंबर ऑफ बार्स हम लोग निकालेंगे। बार्स का डायमीटर दिया हुआ है ना 16 mm का डायमीटर, सो 16 mm का डायमीटर, तो ऊपर से जो एएसटी लिमिटिंग आया, यहां पे एएसटी लिमिटिंग डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो इससे आता है 5 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, हम एग्जैक्ट डेटा नहीं लिख रहे हैं, 5.56 मान लीजिए कि ऐसा कुछ आता है। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आता है, इतना हमको याद है। ठीक है, सो 5 पॉइंट समथिंग अगर ये नंबर आया, अब बताइए इतना बार देंगे तो ये सेक्शन बैलेंस्ड होगा। और आपसे यहां क्या पूछ रहा है कि कितना बार दें कि सेक्शन क्या हो जाए, फॉर द बीम टू बी अंडर रेनफोर्स्ड, बीम कैसा रखना है, अंडर रेनफोर्स्ड। ठीक है, एक मिनट योर बैटरी, मुझे बैटरी चार्ज नहीं ले रहा है। ओके डन, तो 5.68 एक स्टूडेंट ने आंसर कर दिया 5.68। अब 5.68 से आप ज्यादा दे दीजिएगा तो सेक्शन कैसा हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड, तो इसका आंसर क्या होगा 5। और बच्चों का आदत है जितना आया उससे 22 कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डिजाइन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा या नहीं, ऑटोमेटिकली डिजाइन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा या नहीं। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड, सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है इजी, बस इसमें हमको थोड़ा सा कुछ बताना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखिए इफेक्टिव फ्लेंज लिख दिया है, तो ये जो 1000 है ना, दैट 1000 इज ऑलरेडी इफेक्टिव, दैट 1000 इज ऑलरेडी इफेक्टिव, वो ऑलरेडी इफेक्टिव है। क्लियर, तो अब आपको इसका न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, और इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या कर दिया है, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ दे दिया है। तो एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ, इट मींस किस केस में चला गया, न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब, तो न्यूट्रल एक्सिस वेब में होता है तो सी इक्वल टू टी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट यू नीड टू अप्लाई, सो उसको अप्लाई कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आया समझ में सबको, द स्पैन टू डेप्थ रेशियो limit is specified in IS 456 for the reinforced concrete beam in order to ensure that span to depth ratio क्यों देते हैं कोड में, उसका रीजन पता होना चाहिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्पैन ज्यादा होता है तो डेप्थ ज्यादा देना पड़ता है, अगर नहीं दीजिएगा तो क्या सेटिस्फाई नहीं होगा, बताइए। बताइए, डिफ्लेक्शन कंट्रोल, आकाश गुड गुड गुड, डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए एल इफेक्टिव बाय डी रेशियो दिया जाता है, यही रीजन है कि लॉन्गर स्पैन पे डेप्थ ज्यादा आने लगता है। क्लियर, वेरी गुड, तो क्या आंसर हो जाएगा ये डी। ठीक है, अ रेनफोर्स्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर, कैंटिलीवर बीम है और उसका स्पैन है 4 मीटर, सी ये कैंटिलीवर बीम है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, दिस स्पैन इज 4 मीटर और ये 150 है एंड दिस इज 500। इफ चेक्ड फॉर लेटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन और लेटरल स्टेबिलिटी दोनों में चेक करना है,
तो डिफ्लेक्शन में चेक के लिए क्या करते हैं, एल इफेक्टिव बाई डी लेस देन K1, K2, K3, K4 इंटू वैल्यू कितना हम लोग लेते हैं, 7 लेते हैं। तो L इफेक्टिव आपका कितना है, 4 मीटर, 4 इंटू 10⁻3, डी कितना है 500 लेस देन वैल्यू कितना है 7। हुआ या नहीं, तो नहीं सेटिस्फाई हुआ, 4/500 ये 8 हो गया, 8 इज नॉट लेस देन 7, तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन में फेल हो जाएगा। सो डिफ्लेक्शन में फेल हो जाएगा। लेटरल स्टेबिलिटी में कैसे चेक करते हैं, लेटरल स्टेबिलिटी में चेक करने के लिए एल अनसपोर्टेड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 बी स्क्वायर बाई डी। क्लियर, 25 बी स्क्वायर बाई डी आपका ये सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए एल अनसपोर्टेड 25 बी स्क्वायर बाई डी से क्या है, ज्यादा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। नाउ a simply supported RCC beam having clear span 5 meter and support weight 300 mm, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इफेक्टिव स्पैन निकालना है। ये सब इंजीनियरिंग को सर्विसेज का क्वेश्चन है, लेकिन गेट भी आजकल बहुत इजी क्वेश्चन कुछ पूछने लगा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो एल इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड बीम का एल इफेक्टिव कितना होता है, सो दैट इज मिनिमम ऑफ 2 क्लॉज होता है, एलसी प्लस डी और B1/2 प्लस LC प्लस B2/2। क्लियर, सो दोनों निकाल लीजिए, दैट इज मिनिमम ऑफ LC दिया हुआ है ना 5 मीटर और इफेक्टिव डेप्थ कितना है 400, तो 0.4, सो ये हो गया 5.4 और सपोर्ट वेट कितना है 300 mm, सो 0.3/2 एक साइड प्लस 5 प्लस 0.3/2, so this will give you 5.3 is the correct answer, 5300 mm। आया समझ में सबको, गुड। नाउ दो क्वेश्चन है, IS 456 1978 recommend to ensure certain minimum steel in RCC beam। आरसीसी बीम में बेंडिंग मोमेंट बहुत थोड़ा सा भी है, स्टील का जरूरत नहीं है, तब भी एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ स्टील देते हैं। वो स्टील क्यों देते हैं, 2 रीजन होता है, डक्टिलिटी के लिए, ठीक है, एक होता है डक्टिलिटी के लिए। समझ में आया, क्लियर। तो देखिए इसका आंसर क्या है, टू प्रोवाइड इनफ डक्टिलिटी टू द मेंबर, और दूसरा सडन फेलियर को रोकता है, तो डक्टिलिटी भी देता है और सडन फेलियर को भी रोकता है। तो 2 बार एग्जाम में आया, एक बार 97 में, एक बार 2004 में। 97 में जो आया टू प्रोवाइड इनफ डक्टिलिटी टू द मेंबर, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रिवेंट सडन फेलियर, ये हो जाएगा। समझ में आया। सो सडन फेलियर भी नहीं होता, अगर नीचे थोड़ा सा स्टील दिया हुआ आप बेंड करते जाइएगा ना, तो नीचे सडन फेलियर होने का चांस कम हो जाता है। इज इट क्लियर, गुड गुड गुड। A reinforced concrete beam with width of 250 mm and effective depth इतना is reinforced with इतना, ठीक है। इसमें आपको निकालना है मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम अमाउंट क्या होता है, सो AST मिनिमम बाई B इंटू डी शुड बी ग्रेटर देन 0.85 डिवाइडेड बाई FY। इससे निकाल लीजिए AST मिनिमम। AST मैक्सिमम कितना होगा, सो 4%, 0.04 B इंटू कैपिटल डी। याद रखिएगा यहां पे ये कैपिटल डी होता है, लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल डी दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है, ठीक है। गेट का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन में फ्लॉ था, ठीक है। क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर कवर दे दे, इफेक्टिव कवर भी देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया था। तो दोनों डेप्थ जो है ना, दोनों में डेप्थ सेम ही रख दीजिए, 400 आंसर मैच कर जाता है, तो ठीक है। अब क्या कीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में इतना छोटा छोटा रहता है। अभी ये नहीं कि आप एग्जाम में बैठ जाइएगा ये पकड़ के कि अरे कैपिटल डी तो दिया ही नहीं है तो अब हम क्यों बनाएं, नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इतना भी रिजिड नहीं हो जाना है अगर थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में तो,
ठीक है, स्मॉल डी भी रख रहे हैं, आंसर मैच कर जा रहा है ना, तो एग्जाम में टिक करके चले आइए चुपचाप। समझ में आया? ज्यादा भी बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, है या नहीं? ज्यादा बॉन्ड बनिएगा तो गलत बात है ये भी। क्लियर? सो अच्छे नॉलेज की तरफ भागिए, बट किसी से अगर कोई गलती हो गया ठीक है, इग्नोर भी करना चाहिए, इजंट इट? एग्जाम में भी इग्नोर कीजिए इतना छोटा मोटा चीज को। साइड फेस रेनफोर्समेंट कितने डेप्थ के बाद देते हैं? 750 के बाद देते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, जेई हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, हर एग्जाम में आता है। समझ में आया? जेई हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, हर एग्जाम में आता है कि 750 से ज्यादा। इससे रिलेटेड 3 डेटा है। अगर टॉर्शन हो जाता है तो कितने डेप्थ के बाद देते हैं? 450। क्लियर? नॉर्मल बीम में 750, टॉर्शन आ जाएगा तो 450 के बाद ही देते हैं। और प्री स्ट्रेस्ड मेंबर रहेगा तो कितने डेप्थ के बाद देंगे? दैट इज 500 के बाद। प्री स्ट्रेस्ड होगा तो कितने डेप्थ के बाद देंगे? 500 के बाद। इज इट क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन का 2 वैल्यू आप लोगों को याद करना होता है आरसीसी में। एक होता है एल इफेक्टिव बाई 350 और दूसरा एल इफेक्टिव बाई 250। So L effective by 350 and L effective by 250. Two things you have to remember. ठीक है, just wait. ठीक है, सो L इफेक्टिव बाई 350 और L इफेक्टिव बाई 250 कैसे पता कीजिएगा एग्जाम में कि वो कौन सा चीज आपसे पूछना चाह रहा है? देखिए, क्वेश्चन में अगर फाइनल डिफ्लेक्शन वर्ड लिख दिया है, फाइनल डिफ्लेक्शन वर्ड अगर लिख दिया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव बाई 250। तो इसका आंसर होगा एल इफेक्टिव बाई 250, स्पैन बाई 250। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में टोटल डिफ्लेक्शन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए टोटल डिफ्लेक्शन नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसमें टोटल डिफ्लेक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्पैन बाई 350। ये तो हम ऐसे बता दिए, जब हम कोर्स पढ़ाते हैं तो पूरा हम समझाते हैं एक एक वर्ड का मतलब। एल इफेक्टिव बाई 350 कहां से कहां तक होता है, एल इफेक्टिव बाई 250 कहां से कहां तक होता है, सब कुछ समझाते हैं। क्लियर? हमसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का 4 पेपर पढ़ लीजिए, ठीक है, आपका हम चारों पेपर एकदम स्ट्रॉन्ग करा देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अपने आप में करियर है। आप सिविल इंजीनियरिंग का बाकी पेपर नहीं भी जानते हैं और केवल स्ट्रक्चर का 4 पेपर जानते हैं ना, ठीक है, यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। आपका इतना मार्केट वैल्यू रहेगा, ये 4 पेपर समझने वाला लोग नहीं है मार्केट में, ठीक है, कहीं नहीं है जिसको कि ये चारों पेपर अच्छे से समझ में आता है। और जिन लोगों को समझ में आता है वो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल के और कहां चले जाते हैं? मैनेजमेंट के पोस्ट पे। ठीक है, जिसको चारों पेपर समझ में आता है सब इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल के और मैनेजमेंट के पोस्ट पे बैठे हुए रहते हैं, वो लोग इंजीनियरिंग का काम ही नहीं करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये 4 पेपर अगर कोई पढ़ के और इंजीनियरिंग का काम करेगा ना, तो उसका मार्केट वैल्यू इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, हम बता नहीं सकते। क्लियर? सो 4 पेपर पे कंट्रोल कीजिए, इन 4 पेपर पे कंट्रोल कीजिएगा ना, जॉब आपके पीछे घूमेगा, जॉब आपके पीछे घूमेगा। क्लियर? आप छोड़ते रहिएगा, नहीं हमको इसके साथ काम नहीं करना, हमको उसके साथ नहीं करना है, फिर भी नौकरी आपके पीछे घूमता रहेगा। समझ में आया? बस ये 4 पेपर पे कंट्रोल कर लीजिए। चारों के लिए अच्छी बुक को रेफर कीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसीलिए हम इन 4 पेपर पे ही अब फोकस कर रहे हैं और इस 4 पेपर पे ही सब स्टूडेंट को हम स्ट्रॉन्ग कराने का कोशिश कर रहे हैं कि चारों पेपर पे बच्चों का पूरा कमांड हो जाए। और इसलिए चारों पेपर हम ही पढ़ाएंगे। अब चारों पेपर पढ़ाने एक टीचर से पढ़ने पे जो है ना, आप सबको लिंक कर पाइएगा। ठीक है, जैसे हम आरसीसी को स्टील स्ट्रक्चर से लिंक करते हैं कि देखिए आरसीसी में ये पढ़ाए थे स्टील से, ये ऐसे रिलेटेड है, ये ऐसे रिलेटेड है, सोम में पढ़ाए थे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सोम में पढ़ाए थे आरसीसी से रिलेटेड है, सब आपस में रिलेट करके पढ़ाते हैं। सो इसीलिए हम चारों सब्जेक्ट हम खुद पढ़ा रहे हैं एक साथ एक सीक्वेंस में, सो दैट बच्चों का पूरा चारों पेपर पे अच्छा कमांड रहे। नाउ अ कंटिन्यूअस आरसीसी बीम स्पैन 6 स्पैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। हमको ये क्वेश्चन इतना अच्छा लगता है, हर क्लास में हम इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन समझाते हैं, आप लोगों को भी समझा देते हैं। ठीक है, देखिए एक बीम है,
बीम है और वो 6 स्पैन पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, बीम है 6 स्पैन के कॉन्टिन्यूअस है। इसका सेक्शन देखिएगा तो ऐसा रहेगा, साइड से देखेंगे सेक्शन तो ऐसा रहेगा। आया समझ में? सो साइड से सेक्शन ऐसा दिखता है। नाउ कॉन्टिन्यूअस है अगर बीम, तो इसमें सैगिंग हॉगिंग दोनों बेंडिंग मोमेंट होगा या नहीं? तो दोनों बेंडिंग मोमेंट होगा। चलिए आ जाइए, अगर यहां पे सैगिंग मिड स्पैन पे क्या होता है? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो सेक्शन कुछ ऐसा है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो स्टील का